नमस्कार दोस्तों, मैं गजराज सिंह आप सभी का अपने प्लेटफॉर्म चंद्रा क्लासेस प्रयागराज में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आइए अपनी इस क्लास को शुरू करते हैं और आगे बढ़ाते हैं अपनी इस जर्नी को। तो हम अभी तक लास्ट क्लास में क्या देखा था, टेम्परेचर के हॉरिजॉन्टल वेरिएशन के जो फैक्टर्स थे, यानी कि तापमान के जो क्षैतिज वितरण था, किस तरह से क्षैतिज रूप से ये प्रभावित होता है, किन किन कारकों से प्रभावित होता है, वो सारी चीजें हमने देखी हैं। तो हमारा जो लास्ट पॉइंट था वो था वायु और महासागरीय जलधाराओं, यानी कि जो कोई क्षेत्र अगर गर्म जलधारा और गर्म वायु के प्रभाव में है तो वहाँ का तो तापमान बढ़ेगा, और अगर कोई स्थान अगर ठंडी जलधारा और ठंडी वायु के प्रभाव में है तो वहाँ का तापमान कम होगा। ये हमारा था। तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल वेरिएशन का जो पॉइंट था वो कंप्लीट हो गया। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या देखा था, फैक्टर्स ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन, यानी तापमान को विभिन्नता या तापमान में वेरिएशन के लिए कौन कौन से कारक जिम्मेदार होते हैं वो हमने देखा। इसमें से हमने क्या देखा था, पहला वर्टिकल वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर, यानी कि तापमान का ऊर्ध्वाधर भिन्नता, यानी कि ऊर्ध्वाधर ये सतह हो गया। ऊर्ध्वाधर का मतलब सतह से ऊपर या सतह से नीचे, ये हो गया ऊर्ध्वाधर। इसके बारे में हमने पढ़ा और हमने लास्ट क्लास में तापमान का क्षैतिज वितरण भी कंप्लीट कर लिया है। ठीक, तो अगर ये देखें तो कौन सा कंप्लीट हुआ, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे अपने इस पे, ठीक। तो अब हमारा जो रहने वाला है ये पॉइंट है आइसोथर्मल लाइन, यानी कि समताप रेखा। यहां तक आप कनेक्ट कर पा रहे हैं। हमने इस पॉइंट में 4 पॉइंट लिखे थे इस चैप्टर में। पहला तापमान का ऊर्ध्वाधर भिन्नता हमने कंप्लीट कर लिया, क्षैतिज भिन्नता वो भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलेंगे आइसोथर्मल लाइन, यानी कि समताप रेखा। ठीक, तो आज जो हमारा क्लास चलेगा वो चलेगा समताप रेखा, आइसो थर्मल लाइन, यानी कि समताप रेखा। ठीक, ये हमारा थर्ड पॉइंट था। समताप रेखा क्या है, इसके अगर वर्ड्स को ध्यान में देखें तो आइसोथर्मल लाइन से अच्छा ज्यादा समझ में आएगा इसके हिंदी शब्द को। हमें समझने के लिए चाहे कोई भी लैंग्वेज किसी भी शब्द का इस्तेमाल करना पड़े, हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, या फिर यूं कहें कि हम उस चीज़ों को समझ लें जो चीज़ हम पढ़ रहे हैं। पढ़ने के मामले में मेरा जो ओपिनियन है वो ये है कि भले किसी भी चीज़ में थोड़ा 2 दिन 4 दिन ज़्यादा वक्त लगे, लेकिन उसको ठीक से कॉन्सेप्ट वाइज और बहुत डिटेल में समझना चाहिए, और ख़ास तौर से तब जब आप किसी टीचिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि आप किसी एग्ज़ाम में बैठकर जनरल नहीं, कि आपने जनरल एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम के बाद आपको जो नौकरी लगेगी वो नौकरी में इस जियोग्राफी का कोई रोल नहीं है, ऐसा नहीं है। आपका एग्ज़ाम ही टीचिंग का है, तो आपसे तो उम्मीद की जा सकती है और होनी भी चाहिए कि आप जो सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं उसमें आपके पास डिटेल नॉलेज होना चाहिए, और उस सब्जेक्ट के विषय में आप बहुत अच्छे से पारंगत होने चाहिए। तो इसके अगर हिंदी शब्द को देखें तो हिंदी में 2 शब्द हैं, सम ताप, यानी कि इसकी बात करें तो सम मतलब समान, ताप मतलब तापमान, यानी कि समताप यानी कि समान ताप। ऐसा कोई चीज जिसका ताप समान हो वो है समताप। आगे क्या लिखा है, समताप रेखा या फिर रेखाएं, कुछ भी कह सकते हैं, रेखाएं भी लिखेंगे तो यहाँ पे बहुविकल्पी के रूप में गलत नहीं होगा। तो आप समताप रेखा कहें या समताप रेखाएं कहें। ठीक, समताप समान तापमान। अब किस चीज का समान तापमान भाई,
तो किसी स्थान का, किसी वस्तु या स्थान, तो किसी वस्तु या स्थान के ही रूप में हम तापमान का जोड़ सकते हैं समताप रेखा, यानी कि किसी भी वस्तु। लेकिन अगर तापमान किसका हो सकता है, किसी वस्तु का हो सकता है, किसी स्थान का हो सकता है, लेकिन यहां इस चैप्टर में अगर हम देखें इस वस्तु को, तो यहां इस वस्तु का विशेष काम है नहीं, तो ये कह सकते हैं किसी स्थान का समताप, यानी कि समताप किसका, किसी स्थान का। तो इसको अगर पॉइंट फॉर्म में लिखें तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, अगर इसको हटा दें तो ये और ये शब्द रहेगा, यानी कि समताप क्या है, जो समताप रेखा है, समताप रेखा, समताप रेखा क्या है, किसी स्थान या फिर यूं कहें समान तापमान, किसी समान तापमान वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखा। ठीक, किसी समान तापमान के या फिर किसी समान तापमान वाले स्थान को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं, समताप रेखा कहते हैं। ठीक, अब अगर ये किसी स्थान को जोड़ रही है, तो अगर किसी स्थान को क्षैतिज रूप से जोड़ रही है तो किस तरह से जोड़ सकती है भाई, ये भी तो है। हमने क्या देखा, समताप क्या है, किसी स्थान के जो समान तापमान वाले स्थान हैं उनको जोड़ने वाली रेखा है। तो समान तापमान कैसे स्थान कैसे हो सकते हैं, ऐसे ऐसे भी हो सकते हैं कि हमने एक ये स्थान ले लिया कुछ ऐसे, इसको भी जोड़ रही है, हम ऐसे भी देख सकते हैं कि यहाँ पे जोड़ रही है ये, और कुछ ऐसे हम देख सकते हैं वो किस एंगल में जोड़ेगी वो, ये भी तो है। ये स्थान इसको जोड़ने वाली ये रेखा हो गई, यानी कि किसी भी एंगल से, किसी भी कोण से जोड़ने वाली, किसी भी कोण से जोड़ने वाली जो रेखा है, किसी भी कोण से जो जोड़ने वाली एक समान तापमान की जो रेखा है वो क्या है, समताप रेखा। ठीक, अब सोचो कि जो तापमान है इसको कौन डिसाइड करता है, या फिर यूं कहें कि अगर हम तापमान मान रहे हैं तो उस तापमान को हम कहां से मानेंगे। जैसे कि हम कोई चीज कैलकुलेट करने के लिए एक पैरामीटर लेते हैं या फिर एक रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, तो हम जो इसके लिए तापमान के लिए रेफरेंस पॉइंट लेंगे, कहां से मानेंगे कि तापमान कम है कि ज्यादा है। तो यहां पे जो रेफरेंस पॉइंट है, रेफरेंस पॉइंट है किस चीज का, ऑफ टेम्परेचर का, वो क्या है, वो है सी लेवल, यानी कि चलिए ये क्या है, जो रेफरेंस पॉइंट ऑफ टेम्परेचर, यानी कि जो तापमान है उसका संदर्भित बिंदु क्या है, संदर्भित बिंदु, संदर्भित बिंदु क्या है, समुद्र तल है, समुद्र तल। ठीक, एक तो संदर्भित बिंदु समुद्र तल है, यानी कि जब तापमान को मापा जाएगा तो कहां से मापा जाएगा, जो समुद्र तल है यहां से हम शुरू करेंगे, क्योंकि शुरू करने के लिए कोई तो हमें चाहिए ना। अगर हम समुद्र तल से शुरू करेंगे तापमान, तो दूसरा इसमें क्या कह सकते हैं कि अगर ये समुद्र तल से शुरू होगा तो ये किस एंगल में हम मापेंगे। हमने तो देख लिया भाई समान तापमान को जोड़ने वाली रेखा है, लेकिन तापमान तो कहीं भी हो सकता है ना, किसी भी एंगल से हो सकता है।
यहाँ इस एंगल से हो सकता है, सीधा सीधा हो सकता है, किसी भी एंगल से हो सकता है। तो इसको मापने के लिए ये जो एक तरह से समताप रेखाएं हैं, ये जनरली इनका जो पैरामीटर होता है वो समुद्र तल से होता है। दूसरी बात, ये जो एल्टीट्यूड है यानी कि ऊंचाई, ऊंचाई है, इस ऊंचाई बढ़ने से जो तापांतर होता है, तापांतर होता है, उसको गणना नहीं किया जाता है, गणना नहीं किया जाएगा। क्यों नहीं किया जाएगा भाई? क्योंकि अगर हम कोई फॉर्मूला बनाते हैं या कोई लॉ बनाते हैं तो उसमें कुछ चीजें छूट जाती हैं, कुछ चीजें जुड़ जाती हैं। अगर हम थ्योरेटिकली बात करें कि थ्योरेटिकली कैसा है, तो कोई भी चीज अगर हम थ्योरेटिकली जोड़ते हैं तो हमें कुछ चीजें अज्यूम करनी पड़ती है। जैसे कि मैथ में अगर देखें तो अक्सर हम मानते हैं ना कि अच्छा जिस चीज की वैल्यू नहीं है तो उसका मान लीजिए, माना इसका वैल्यू एक्स है। क्यों एक्स मानते हैं भाई? उसमें तो एक्स का कोई रोल ही नहीं है, कुछ है ही नहीं वहां पे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम उसको मान लेते हैं, एक अज्यूम करते हैं। अज्यूम करने से ये फायदा होता है कि उसी के सहारे हम आगे बढ़ते बढ़ते अंत में एक सही कंक्लूजन पे पहुंच जाते हैं। वही कंडीशन यहाँ पे लिया गया है कि इसका जो तापमान का संदर्भित बिंदु है समताप रेखा के लिए, वो सी लेवल माना गया है। और इसकी ऊंचाई बढ़ने से जो तापांतर आता है, हमने वर्टिकल वेरिएशन में पढ़ा था ना कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी सतह से, वैसे वैसे तापमान कम होता जाएगा। तो इसमें जो तापांतर आता है, मान लीजिए सेम अक्षांश पे है, तो सेम अक्षांश पे एक पहाड़ 5000 मीटर का खड़ा है, एक उसका तल है, तल पे तापमान ज्यादा रहेगा और यहाँ जो पहाड़ है इसका तापमान ज्यादा रहेगा। तो इसके कारण जो ऊंचाई के कारण होने वाला अंतर है, ये अंतर इसमें नहीं जोड़ा जाएगा, इसकी जो कंसिडरेशन है यानी कि गणना नहीं की जाती है। तो ये जो समताप रेखाएं हैं, समताप रेखा है, ये किसको फॉलो करती है? जो समताप रेखा है, हमने ऊपर क्या देखा पहले कि वो किसी भी एंगल से कर सकती है, लेकिन सामान्यतः इन जनरल अगर हम बात करें तो जो समताप रेखा है ये किसको फॉलो करती है, यानी कि किसका अनुसरण करती है? जो अनुसरण है ये सामान्यतः किसका करती है? अक्षांशों का अनुसरण करती है, अक्षांशों का, यानी कि लैटिट्यूड को फॉलो करती है, लैटिट्यूड को फॉलो करती है। अब अगर समताप रेखाएं अक्षांश को फॉलो करती हैं, यानी कि अक्षांश के अनुसरण करके चलती हैं, तो अक्षांश जनरली कैसे हैं? इस तरह से। अक्षांश कैसे हैं? समानांतर हैं। अक्षांश कैसे हैं? पैरेलल हैं, यानी कि समानांतर। अगर ये समानांतर हैं तो इनका अनुसरण कौन कर रहा है? समताप रेखाएं। तो अगर समताप रेखाएं अनुसरण अक्षांशों का कर रही हैं और अक्षांश समानांतर हैं, तो ये कैसी होंगी? ये भी समानांतर होंगी, समानांतर होंगी। और किस तरह से इनका मूवमेंट होगा? एक दूसरे के पैरेलल, यानी कि समानांतर, पैरेलल यानी कि समानांतर। कुछ इस तरह से मान लीजिए एक यहां समताप रेखा है तो ऐसे चलेगी, फिर ऐसे चलेगी, फिर ऐसे चलेगी, ठीक। इस तरह से ये हमारी समताप रेखाएं चलेंगी। अब अगर समताप रेखाएं अक्षांशों का अनुसरण कर रही हैं तो अक्षांश पैरेलल है, तो ये समानांतर रेखाएं भी एक दूसरे के पैरेलल चलेंगी। तो समानांतर रेखाएं जनरली फिर क्या कह सकते हैं कि समानांतर रेखाएं अक्षांशों का अनुसरण करती हैं, ये एक दूसरे के पैरेलल यानी कि समानांतर चलती हैं। और अगर ये समानांतर चलती हैं तो फिर ये कुछ इस तरह से चलनी चाहिए, ऐसे। लेकिन क्या पूरे के पूरे अर्थ पे, पूरे के पूरे ग्लोब पे ऐसी ही चलेंगी? नहीं। क्यों ऐसी नहीं चलेंगी?
क्योंकि आप देखेंगे पूरे के पूरे ग्लोब यानी कि पूरे के पूरे अर्थ पर जो स्थिति है वो एक समान नहीं है। अक्षांश क्या है, वो अलग पर्पज के लिए बनाया गया है, लेकिन इनका पर्पज अलग है। इनका पर्पज तापमान के लिए है। अगर इनका पर्पज तापमान के लिए है तो ये एक दूसरे के पैरेलल तो चल रही हैं, लेकिन ये अगर पूरे के पूरे ग्लोब पर हम देखें तो दो चीजें आपको मेजरली मिलेगी। एक चीजें तो कैंसिल आउट हो गई कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ इनका ऊंचाई में कंसिडरेशन ही नहीं है, यानी कि एल्टीट्यूड बढ़ा, टेम्परेचर डिप कर गया, तो ये क्या करती हैं, सेम तापमान के स्थान को जोड़ रही हैं, तो कुछ यूं चलने लगेंगी ये तो फिर। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऊंचाई के साथ ये इनका ऊंचाई के साथ कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ अक्षांश को फॉलो कर रही हैं। तो अब इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या आएगा भाई, पूरे ग्लोब पे आप देखेंगे तो दो चीजें मिलेंगी। पहला कॉन्टिनेंट यानी कि महाद्वीप, और दूसरा महासागर। आप जानते हैं, इससे पहले देख भी चुके हैं कि महासागर और महाद्वीप का एक ही अक्षांश में पड़े रहने के बावजूद भी उनका तापमान अलग अलग होता है। ये आप पहले पढ़ चुके हैं हॉरिजॉन्टल वेरिएशन में। अगर महासागर का तापमान अलग है और कॉन्टिनेंट महाद्वीप का तापमान अलग है, तो इसमें इस लाइन में जो अक्षांश को फॉलो कर रही है, जैसे जैसे आप यहां अगर लाइन चल रही है, ये अगर लैंड कॉन्टिनेंट हो गया, ये अगर कॉन्टिनेंट हो गया, कॉन्टिनेंट हो गया, और यहां पे हो गई सी। अब अगर कोई लाइन इस तरह से फॉलो कर रही है तो यहां अगर चलेगी तो अलग, यहां सी हो गया तो यहां का टेम्परेचर कम या ज्यादा हो सकता है, यहां का भी टेम्परेचर कम या ज्यादा हो सकता है। तो ये लाइन अगर सेम तापमान को जोड़ती है तो ये लाइन ऐसी तो रहेगी नहीं। क्यों नहीं रहेगी? क्योंकि इसका तापमान और इसका तापमान में अंतर है। अगर तापमान में अंतर है तो ये लाइन इसको जोड़ेगी ही नहीं, तो ये लाइन उसको जोड़ेगी जो अपने आसपास के लैंड रहेगी। यहां भी हो सकती है, अगर यहां लैंड है तो यहां भी हो सकती है। हो सकती है कि नहीं? हो सकती है। तो हम देखते हैं कि ये समानांतर जरूर है, अक्षांश को जरूर फॉलो करती है, लेकिन जैसे ही ये स्थल और महासागर की बात आती है, इसमें एक कर्व आने लगता है, यानी कि मोड़ आने लगता है। ठीक, अगर ये मोड़ आ रहा है तो लैंड एंड सी की बात करें तो लैंड एंड सी उत्तरी गोलार्ध में अलग है, दक्षिणी गोलार्ध में अलग है। दक्षिणी गोलार्ध में ज्यादा होमोजिनस है, यानी कि सजातीयता ज्यादा है। सजातीयता का क्या मतलब है? सजातीयता का मतलब ये होता है कि वहां पर आप देखेंगे ना तो जल भाग ज्यादा है, स्थल भाग कम है। और उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, वहां पे जल भाग जो है वो कम है, स्थल भाग ज्यादा है। ठीक, तो एक पॉइंट और बना सकते हैं कि ये अगर समानांतर रेखाओं की बात करें, समानांतर रेखाओं की बात करें तो ये स्थल व जल, इन दोनों के आने के साथ इनमें कर्व आता है। कर्व यानी कि मोड़ आ जाएगा। ठीक, मोड़ आता है। अब कहां पे कैसा मोड़ आता है? उत्तरी गोलार्ध में कैसा आएगा, दक्षिणी गोलार्ध में कैसा आएगा? क्योंकि पूरे के पूरे ग्लोब पे होमोजेनस अगर मोड़ आता है, क्यों मोड़ आएगा? क्योंकि जो हमारी अर्थ है, जो हमारी अर्थ है ये नॉन होमोजेनस है। होमोजेनस यानी कि असजातीय है, असजातीय है। असजातीय का क्या मतलब होता है भाई? कहीं पे स्थल भाग है तो कहीं पे जल भाग है। ठीक, ये असजातीय का मतलब है। असजातीय मतलब भिन्न भिन्न है, एक समान नहीं है, वो असजातीय हो गया। कहीं पे स्थल भाग है और कहीं पे जल भाग है।
अब अगर कहीं स्थल भाग है और जल भाग है तो किस क्षेत्र में स्थल भाग ज्यादा है, किस क्षेत्र में स्थल भाग कम है। तो अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करें, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, यहां पे क्या है, लैंड ज्यादा है, यानी कि स्थल भाग ज्यादा है कंपेयर टू ओशियन, ओशियन कम है। अगर सदर्न हेमिस्फीयर की बात करें, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध की बात करें, अगर दक्षिणी गोलार्ध की बात करें, यहां पे ओशियन ज्यादा है और यहां पे कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट कम है। ठीक, यानी कि दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, ये है हमारी दक्षिणी गोलार्ध। अब दक्षिणी गोलार्ध में क्या है, कुछ चीजें हो रही हैं। एक तो क्या है, यहाँ पे ओशियन ज्यादा है, अगर महासागर ज्यादा है तो यहाँ की जो लाइनें हैं, जो समताप रेखाएं हैं, कम कर्व होंगी, यानी कि कम मुड़ेगी, समानांतर सीधा ज्यादा चलेंगी। इसमें क्या होगा, यहाँ समताप रेखाएं, समताप रेखा सीधी होंगी। ठीक, सीधी होंगी और दूर दूर होंगी, दूर दूर होंगी। क्यों भाई सीधी इसलिए होंगी, क्योंकि अगर स्थल भाग कम है तो कर्व कम होगा। और दूर दूर क्यों होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि लैंड बहुत जल्दी जल्दी गर्म होती है और बहुत जल्दी जल्दी ठंडा होती है, और जल में क्या है, एक तो लेट गर्म होता है और लेट ठंडा होता है, और दूसरी बात क्या होती है, इसमें एक होमोजिनस होता है, यानी कि अगर एक जगह टेम्परेचर पड़ रहा है तो दूसरी जगह से जब वो कन्वेक्शन के थ्रू जब जल गर्म होगा तो उसका अपना एक पैरामीटर होता है, यानी कि उसकी अपनी एक एरिया बाउंड्री हो जाती है। उस बाउंड्री के बाद दूसरा असर आएगा, न कि तुरंत तुरंत अक्षांश बदलेंगे, तुरंत तुरंत जल का तापमान बदलेगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा स्थल भाग में ज्यादा होता है। ठीक, दक्षिणी गोलार्ध में तो ये कहानी है। अब उत्तरी गोलार्ध में क्या कहानी है भाई, आते हैं देखते हैं। इंपॉर्टेंट कहानी यहीं पे है। उत्तरी गोलार्ध यानी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर। ठीक, उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध की क्या कहानी चल रही है। उत्तरी गोलार्ध में आप देखेंगे तो यहाँ पे जो जमीन है वो ज्यादा है, यानी कि स्थल भाग ज्यादा है और समुद्र भाग कम है। इसके कारण यहाँ पे कर्व ज्यादा हो रहे हैं। तो अब इसको निर्मित करने के लिए, या फिर यूं कहें कि जो समताप रेखा है उसको देखने के लिए हमने दो पैरामीटर लिया है उत्तरी गोलार्ध में। एक समय लिया है इसको देखने के लिए कि ये कहाँ पे कर्व कब करेगी, कौन से साइड में कर्व करेगी, ये भी तो है। उत्तरी गोलार्ध अगर है तो इसमें हम देखेंगे कि इसका जो मोड़ है, मोड़ कब होगा भाई, कब के साथ साथ कहां होगा, कहां के साथ साथ किस तरफ होगा, ये भी तो है। हमने क्या देखा, मोड़ होता है, इतना ही अभी तक हमने देखा। दक्षिणी गोलार्ध में देख लिया भाई साहब, इसमें बहुत कुछ खास है नहीं, ज्यादातर पानी है, बहुत कम कॉन्टिनेंट है। तो उस कॉन्टिनेंट को हम अप्लाई करके उत्तरी गोलार्ध में देख लेंगे और उसी के हिसाब से चीजें समझ जाएंगे कि कहाँ पे क्या होता है। ठीक, मोड़ कब होगा, ये जो मोड़ है यानी कि जो कर्व है, कर्व कर्व कब होगा ये भी तो हमें देखना है, कब के साथ कहाँ होगा, और जब मोड़ होगा तो किस साइड में एंगल बनाएगा। ये सारी की सारी चीजें हम उत्तरी गोलार्ध में देखेंगे। ठीक,
तो उत्तरी गोलार्ध में अगर देखें तो उत्तरी गोलार्ध को बनाने के लिए हमने इस पैरामीटर को देखने के लिए 2 सीजन लिए हैं, 2 ऋतुओं को लिए हुए हैं। कौन सी हम इस निर्मित करने के लिए अगर देखें, इसके निर्माण के लिए या फिर निर्मित के लिए 2 ऋतुओं का चयन किया है, क्योंकि तापमान को देखने के लिए हमें 2 ही चीज चाहिए होता है, एक तो गर्मी और एक ठंडी। ठीक, इन 2 ऋतुओं को हमने लिया है। ठीक है, 2 ऋतुओं को लेने के बाद इन 2 ऋतुओं में हमने क्या क्या लिया, कौन कौन सी ऋतु लिया है। एक तो होता है ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म ऋतु यानी कि समर्स। ठीक, और दूसरा हमने क्या लिया है, शीत ऋतु, शीत ऋतु यानी कि विंटर्स। हम इसमें देखेंगे कि समर में जो कर्व है वो कौन से साइड में हो रहा है, विंटर में जो कर्व है वो कौन से साइड में हो रहा है। ठीक, ओके, विंटर में कहां हो रहा है। अगर समर की हम बात करें, ठीक है, समर की बात करें तो अगर आइसोथर्मल लाइन, समताप रेखा, पूरा ही लिख देते हैं इसको, जो समताप रेखा है, ठीक, समताप रेखा क्या करेगी, ये अगर स्थल से सागर की ओर जा रही है, ठीक, क्या करेगी, स्थल से सागर की ओर जा रही है, तो इसका जो कर्व होगा, ये कर्व कौन से साइड में होगा, इसका जो कर्व होगा यानी कि इसका जो मोड़ होगा वो कौन से साइड में इसका मोड़ होगा, ये होगा इसका कर्व टूवर्ड्स लोअर लेटीट्यूड, या फिर कहें इक्वेटर की ओर। इक्वेटर यानी कि अगर किसकी ओर होगा, ये होगा अगर सागर से, स्थल से सागर की ओर जा रहा है तो लोअर लेटीट्यूड यानी कि निम्न अक्षांश की ओर घूमेगी, मुड़ेगी ये निम्न अक्षांश की ओर, या फिर कहें विषुवत रेखा की ओर। ठीक, ये होगी विषुवत रेखा की ओर मुड़ेगी, अक्षांश की ओर जाएगी या फिर विषुवत रेखा की ओर जाएगी। और अगर ये तो हो गया स्थल से सागर की ओर, लेकिन अगर सागर से स्थल की ओर जा रही है तो सागर से स्थल की ओर जा रही है। अगर सागर से स्थल की ओर जा रही है तो इसका जो कर्व होता है वो टुवर्ड्स क्या होगा, हायर लैटिट्यूड या फिर कहें पोल की ओर, यानी कि उच्च अक्षांश की ओर जाएगा या तो उच्च अक्षांशों की ओर मुड़ेगा, अक्षांशों की ओर, या फिर यूं कहें, इसको कह सकते हैं ध्रुवों की ओर, ध्रुवों की ओर। आप टेंशन मत लीजिए, इसको अभी हम लिखवा रहे हैं, इसको मैप पे जब बता देंगे ना आपको 100% क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ठीक,
हमने क्या देखा कि इस समताप रेखा को निर्मित होने के लिए या फिर निर्माण के लिए हमने इसको देखने के लिए कि किस एंगल से होगा, ये दो ऋतुओं को हमने लिया, एक ग्रीष्म ऋतु और एक शीत ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में क्या देखा, जो समताप रेखा है अगर स्थल से सागर की ओर जा रही है तो इसका कर्व जो होगा वो टुवर्ड्स किधर होगा, लोअर लेटीट्यूड यानी कि इक्वेटर की ओर, यानी कि अगर कुछ इस तरह से जा रही है तो नीचे इसका कर्व होगा, जहां भी जा रही वहां से विषुवत रेखा की ओर इसका कर्व होगा। और हमने क्या देखा, अगर सागर से स्थल की ओर जा रही है तो किधर टुवर्ड्स होगा, हायर लेटीट्यूड पे होगा। अब यहां एक चीज होगा, और विंटर में क्या होगा, ग्रीष्म ऋतु के जस्ट अपोजिट होगा। ठीक, इन विंटर में क्या होगा, जो समताप रेखाएं हैं, समताप रेखा इस जो ग्रीष्म ऋतु में हो रहा है इसके जस्ट उल्टा होगा। कैसे होगा इसका, अगर स्थल से अगर आप देखें लैंड टू सी या फिर ओशिन की बात करें, अगर इस तरह से हो रहा है तो इसका जो कर्व है वो कहां होगा, टूवर्ड्स हायर लेटीट्यूड, हायर लैटिट्यूड। ठीक, और अगर इसका C2 लैंड हो रहा है, C2 लैंड हो रहा है तो इसका कर्व क्या होगा, टूवर्ड्स लोअर लेटीट्यूड। इसका इस तरफ से हिंदी वर्जन लिख दिया, इस तरफ से केवल इंग्लिश है, यही वाला यहाँ पे कहानी है। बस ये है कि ये जो पार्ट है इसका जस्ट उल्टा इस साइड में हो रहा है, यानी कि आप देखेंगे अगर स्थल से सागर की ओर जा रहा है, यहाँ स्थल से सागर की ओर जा रहा है तो यहाँ कर्व क्या हो रहा है, लोअर लेटीट्यूड यानी कि निम्न अक्षांशों की ओर, यहाँ पे क्या हो रहा है, उच्च अक्षांशों की ओर मुड़ रहा है। अगर सी से सागर से स्थल की ओर जा रहा है तो यहाँ क्या हो रहा है, हायर लेटीट्यूड पे मुड़ रही है, यहाँ का क्या हो रहा है, लोअर लेटीट्यूड पे मुड़ रही है। ऐसा क्यों, ये दोनों जो कर्व हैं ये कर्व क्यों हो रहे हैं, कर्व का जो रीजन है वो रीजन कुछ और नहीं बल्कि टेम्परेचर है। ठीक, यानी कि तापमान है। ये जो कर्व है ये कर्व का रीजन क्या है, तापमान, टेम्परेचर डिफरेंसेस यानी कि तापांतर है, तापांतर। ठीक, इसका कारण क्या है, तापांतर। अब अगर तापांतर है तो ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसको एक मैप में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर देखें कुछ ऐसे कर देते हैं, यहाँ पे हम समर्स के लिए कर देते हैं क्योंकि इस साइड में हमने समर्स लिखे थे, तो यहाँ पे क्या करते हैं, समर्स, समर्स यानी कि ग्रीष्म, जो ग्रीष्म है, और इस साइड में हम किसका देखें, विंटर यानी कि शीत ऋतु के लिए एक मैप बनाते हैं। ठीक, कुछ इस तरह से हम, ये समर की समताप रेखा रहेगी, ये विंटर की समताप रेखा रहेगी। ठीक, तो ये एक मैप बनाते हैं।
कुछ इस तरह से लग रहा है, कुछ छोटा हो गया, ठीक है कोई बात नहीं, मैटर समझ में आना चाहिए। कुछ इस तरह से यहाँ पे क्या हो रहा है, ये ठीक, ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप। एक मैप यहाँ बनाते हैं, इसमें कौन सी हम रेखा पढ़ेंगे, इसमें हम आइसोथर्मल की ग्रीष्म ऋतु की रेखा पढ़ेंगे, कौन से साइड में क्यों मुड़ रही है। और इस साइड में हम क्या करेंगे, कुछ इस तरह से। ठीक, कुछ इस तरह से ये रहेगा हमारा। ठीक, अब यहाँ देखते हैं कि यहाँ क्या क्या चीजें हो रही हैं। ये विंटर का हो गया कर्व और ये हो गया समर्स का। अब हमने क्या पढ़ा कि अगर समर्स है यानी कि ग्रीष्म ऋतु है तो ये लैंड पार्ट हो गया, हम सब जानते हैं कि ये लैंड पार्ट है यानी कि स्थल भाग है, ये स्थल है, और ये जो है ये ओशिन है। ठीक, ये हमारा ओशिन पार्ट है यानी कि महासागर है। ठीक है, यहां कहीं इक्वेटर है। ठीक, ये हमारा 0 डिग्री हो गया, राइट। ये 0 डिग्री कुछ यहां से ऐसे होते हैं, ठीक है, यहां तक, और इसमें कहा ये हमारा 0 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये एग्जैक्ट मैप टू मैप नहीं है, बस आपको समझने के लिए है। ये पार्ट समर का, ये पार्ट विंटर का। अब यहाँ क्या हो रहा है अगर हम देखें, हमने क्या पढ़ा, अगर लैंड टू ओशिन जा रहा है तो कर्व क्या होगा, समर्स में इक्वेटर की तरफ मूव करेगा। सपोज अगर यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस का हमने कर्व ले लिया, यहाँ पे 20 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, और ये जो कर्व है ये यहाँ से चल रही है, यहाँ इस तरह से जा रही है। ये जब यहाँ गई तो ये कौन से साइड में मुड़ रही है, इधर मुड़ रही है, ये डिप करेगी, डिप करेगी, फिर यहाँ जाएगी। यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 20 डिग्री सेल्सियस है, तो यहाँ से ये होते हुए यहाँ पहुँचेगी। जैसे ही ये स्थल पार्ट पे आएगी ये वापस से ऊपर डिप करेगी और ये वापस से इस तरफ से चलना शुरू करेगी। यहाँ अगर 25 डिग्री सेल्सियस हम ले लेते हैं, यहाँ आ रही है, ये स्थल पार्ट है, यहाँ से जा रही है, यहाँ जैसे आएगी यहाँ डिप करेगी, कुछ इस तरह से यहाँ आएगी, फिर यहाँ चढ़ जाएगी, ये कुछ ऐसे। अब आप सोच रहे होंगे ये यहाँ डिप क्यों कर रही है, इसी का रीजन इसमें समझना है। कैसे, देखते हैं। आपको पता है कि ये जो स्थल पार्ट है यानी कि लैंड पार्ट है, ये जल्दी गर्म हो जाता है और जल्दी ठंडा हो जाता है, लेकिन जो ओशिन पार्ट है वो लेट में गर्म होता है और लेट में ठंडा होता है। तो अगर आप ऑब्जर्व करें कि अगर यहाँ का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस हो गया है तो ये तो जल्दी गर्म होता है यानी कि यहाँ जल्दी पहुंच गया है, और यहाँ अगर टेम्परेचर है ये लेट गर्म होता है तो ये और पहले होगा। बात समझ में आ रही है? इसका तापमान जल्दी गर्म होता है तो ये जल्दी जल्दी ऊपर चढ़ेगा, इसका धीरे गर्म होता है तो धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा। और तापमान कहाँ से कहाँ जाता है, हम जब मूव करते हैं इक्वेटर टू पोल तो टेम्परेचर डिप करता है। क्यों? क्योंकि इस तरह से जो कर्व हमारा जाता है वो किसी भी गोलार्ध में हो तो यहाँ पे क्षैतिज किरणें पड़ती हैं
जो मैक्सिमम किरणें पड़ती हैं वो करीब करीब 23.5 डिग्री के बीच में पड़ती हैं, यानी कि तापमान यहाँ से बढ़ते बढ़ते इधर जाता है, यानी कि जैसे जैसे हम उच्च अक्षांशों की ओर जाएंगे वैसे वैसे तापमान कम हो जाएगा, जैसे जैसे निम्न अक्षांशों की ओर आएंगे तापमान बढ़ता जाएगा। एक तो ये हो गया तरीका। दूसरा एक इनफॉर्मल है जो यहाँ पे काम नहीं आएगा, लेकिन ये वाला पहले समझ लो फिर उसको समझते हैं। तापमान अगर बढ़ना शुरू होगा ना तो इक्वेटर की तरफ से बढ़ेगा, यहां से तापमान यहां जाएगा, ऐसे ऐसे ये जैसे जैसे ऊपर जाएगा हायर लेटीट्यूड पे जाएगा तो टेम्परेचर डिप करेगा, यानी कि टेम्परेचर कम होगा। क्यों कम होगा? क्योंकि 23.5 डिग्री तक ही हमारा जो सूर्य है वो वर्टिकल पड़ता है, इसके बाद क्षैतिज रूप से जो या स्लैंट रेज पड़ती है, स्लैंट रेज के कारण यहाँ का तापमान कम हो जाता है। तो आप देखेंगे कि अगर यहां से तापमान इधर जा रहा है तो लैंड की स्पीड ज्यादा है, ठीक। यहां पे क्या हो रहा है, लैंड की स्पीड ज्यादा है। जो लैंड के टेम्परेचर की स्पीड है वो स्पीड जो है वो स्पीड ज्यादा है, यानी कि जल्दी गर्म होता है। अगर स्पीड ज्यादा है तो यहीं से चलना है इक्वेटर से ही, तो ये 20 डिग्री अगर यहां पहुंचा तापमान, और इस जो ओशियन का स्पीड है, ये जो ओशियन है, इस ओशियन की जो स्पीड है, किस चीज की स्पीड? टेम्परेचर की, वो क्या है? कम है। अगर आप सोचिए यहां से कोई चीज चले और अगर इसकी स्पीड ज्यादा हो, अगर ये यहां पहुंच जाए और इसी के साथ एक और चीज चले जिसकी स्पीड कम हो, तो जाहिर सी बात है ये जाएगा तो इसके बराबर तो नहीं पहुंचेगा और पहले ही पहुंचेगा। ठीक, बात समझ में आ रही है? लैंड की जो स्पीड है टेम्परेचर की वो ज्यादा है, जल्दी जल्दी गर्म होता है, जल्दी जल्दी ठंडा होता है, यानी कि अगर यहां से गर्म होना शुरू हुआ तो ये जल्दी पहुंचेगा, ये गर्म शुरू हुआ तो इसकी स्पीड कम है तो वो पहले ही रह जाएगा। अगर इसकी स्पीड कम है तो ये अगर 20 डिग्री सेल्सियस यहाँ है तो इससे थोड़ा ऊपर ही जब होगा तो होगा ये 20 डिग्री सेल्सियस। ये अगर यहाँ 25 डिग्री सेल्सियस है तो इस 25 डिग्री का यहां देखेंगे इसकी स्पीड ज्यादा है तो और ऊपर होगा। ठीक, ये इसी का कारण है कि जब ये गर्मी की बात आती है तो यहाँ पे टेम्परेचर कम और नजदीक में रहता है इक्वेटर के, यहाँ पे इक्वेटर से फारदेस्ट यानी कि दूर जाता है। ठीक, अब कर्व यहाँ पे क्यों मुड़ रही है समझ में आया? अब जब यहाँ स्थल पार्ट में आई तो स्थल पार्ट में आई तो इसकी स्पीड फिर ज्यादा है तो फिर ये और आगे पहुंचेगा, तो इसके लिए यहाँ टेम्परेचर को ये मेंटेन रखने के लिए क्या करता है, ये यहाँ पे आगे कर्व बढ़ा के इस चीज को पकड़ लेता है। ठीक, अब विंटर्स में आते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। अच्छा, इसको आप लिखना है, लिख लीजिए। कैसे लिखना है वो देख लेते हैं, हम आपको बता देते हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, ये दो बनाने हैं, ये लिख लिए आप इस तरह से पार्ट करके। मैंने इसको विस्तार में बताया, आप छोटा भी लिख सकते हैं, जैसे ये 2 लाइन में लिखा है वैसे इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन ये हमें विस्तार में बताना था इसके लिए मैंने इतना लिख दिया है। नहीं तो जैसे यहाँ लैंड टू सी जा रहा है टूवर्ड्स हायर लेटीट्यूड, यहाँ पे भी लिख सकते हैं लैंड टू सी जा रहा है तो वो लोअर लेटीट्यूड, बस बात खत्म। नोट्स बनाने के लिए इतना ही है। उसके बाद नीचे, इसके नीचे क्या लिखेंगे, इसके नीचे ये वाला मैप बनाएंगे समर्स वाला, और विंटर्स के नीचे जो है कौन सा मैप बनाएंगे, ये बनाएंगे। ठीक, आइए विंटर्स वाले को देखते हैं। आपको पता है कि जब हम यहां से पोल की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर धीरे धीरे कम होगा, लेकिन अगर ठंडी की बात करें तो ठंडी सबसे ज्यादा कहां रहेगी, पोल पे रहेगी, यहां टेम्परेचर कम रहेगा, यहां से टेम्परेचर ठंडी का बढ़ने लगता है। अब अगर देखें कि कोई भी चीज अगर यहाँ पे करीब 60 डिग्री पे है, 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर स्थल की ओर से यहां से आ रहा है, ठीक है, तो यहां से चला, इसकी स्पीड ज्यादा है, इसकी स्पीड कम है। ठीक, इसके जस्ट उल्टा ही होगा, इसकी स्पीड क्या है, इसकी स्पीड ज्यादा है। ठीक,
इसकी स्पीड जल्दी गर्म ठंडी होने की है, इसकी स्पीड लेट में ठंडी होगी। ठीक है, तो अगर ठंडा कहां से होगा, ऊपर से होगा, इधर से ठंडा होता आएगा। तो अगर ये यहां से इधर आ रहा है तो ये यहां तक अगर पहुंच गया तो जो जल का टेंडेंसी है हमने पहले पढ़ा हुआ है, इसका लेट है। तो जब ये यहां से चलेगा, इसकी स्पीड स्लो है तो यहीं तक पहुंचेगा, क्योंकि अगर इसकी स्पीड जितनी है ज़्यादा यहाँ तक आ गया तो इसकी स्पीड कम है। अगर इसकी स्पीड कम है तो ये और पहले ही रुक जाएगा। ठीक, ठीक, तो ये अगर यहाँ आया तो ये यहां से चलेगा तो ये 60 डिग्री सेल्सियस यहीं कहीं बनाएगा, 60 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या करेगा, कर्व यहां जाएगा कुछ इस तरह से, और जब ये लैंड पाया यहाँ पे तो ये क्या करेगा, वापस डिप करके यहां आ जाएगा और फिर ये कुछ इस तरह से चलने लगेगा। ठीक है, यानी कि अगर हम इस 60 डिग्री की बात करें यहाँ, तो दूसरा क्या है, अगर यहाँ पे 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले लेते हैं, ये 30 डिग्री सेल्सियस यहाँ से चला, इसकी स्पीड ज़्यादा है, आगे पहुँच गया, ये भाई साहब अभी पीछे ही रह गए, यहाँ चला गया, यहाँ गए, आप 30 डिग्री सेल्सियस अगर पहुँचना है तो यहाँ पहुँचेगा, फिर आगे बढ़ा, जैसे ही इसको लैंड मिला ये डिप कर गया, ये आएगा वापस। अगर ये यहाँ पे ओसीन आ गया, ठीक, अगर इस पॉइंट पे ओसीन आ गया तो वापस ये क्या करेगा, वापस डिप कर जाएगा यहाँ, फिर यहाँ से चलेगा ऐसे, जैसे ही ये लैंड वैसे ही वापस आ जाएगा। ठीक, यहाँ तक बात क्लियर हुई? मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को क्लियर हो गई होगी। समर्स का क्या कहानी है भाई? ये समर्स में ये है भाई कि समर्स में जब आइसोथर्मल लाइन चलेगी, ये 20 डिग्री सेल्सियस कौन सी लाइन है, समताप रेखा, जब ये स्थल पार्ट है, स्थल पार्ट से सागर में गई, कहाँ मूव करी, लोअर लेटीट्यूड यानी कि इक्वेटर की तरफ मुड़ गई, मुड़ने के बाद सीधा हुई, फिर जब स्थल पार्ट आया कहाँ मुड़ी, ये ध्रुवों की ओर मुड़ गई, ये ग्रीष्म का है। और विंटर्स में क्या रहेगा, जैसे ही स्थल पार्ट से वाटर बॉडीज में यानी कि जल राशियों में गई, ये ध्रुवों की ओर मुड़ेगी, वापस जब स्थल पार्ट पाएगी वापस से वो इक्वेटर की तरफ मूव करेगी। तो ये इन दोनों की कहानी है। ठीक है, तो आज की हम अपनी इस चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और ये जो हमारा आइसोथर्मल लाइन का चैप्टर था वो यहाँ पे, चैप्टर मीन्स एक पॉइंट था, वो पॉइंट समाप्त हो गया। ठीक, तो अगर हम देखें तो ये इस पार्ट में हमने आज ये भी कंप्लीट कर लिया। तो अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट रहने वाला है वो रहेगा टेम्परेचर इन्वर्जन यानी तापमान का व्युत्क्रम। हम इसके अगली क्लास में क्या पढ़ेंगे, तापमान का व्युत्क्रम। आज हमने क्या पढ़ा, टेम्परेचर आइसोथर्मल लाइन। आइसोथर्मल लाइन के लिए हमने क्या क्या देखा वो एक बार क्विक रिवाइज कर लेते हैं। ठीक, ये है हमारा ये आइसोथर्मल लाइन क्या है, ये सारी चीजें हमने आपको दिया। आइसोथर्मल लाइन क्या है ये हो गया, ये हमने डिस्कस किया। जे आप लिखना है तो आप वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं अभी, अगर क्लास के साथ नहीं लिखे हैं तो। इसके साथ हमने आगे देखा कि किस तरह से चलता है, किस तरह से मुड़ेगा। अर्थ होमोजीनस नहीं है, बहुत सारे लैंड और ओशियन बॉडीज दोनों हैं। सदर्न हेमिस्फीयर में क्या है, लैंड कम, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड ज़्यादा है, ओशियन कम है, सदर्न हेमिस्फीयर में ओशियन ज़्यादा है, कॉन्टिनेंट यानी कि लैंड कम है। ये सारी चीज़ें हमने देखी।
इसको देखने के लिए हमने 2 ऋतुओं को लिया है उत्तरी गोलार्ध में, ठीक। 2 ऋतुओं को लिया, किसमें? उत्तरी गोलार्ध में हम देखते हैं इसको, उत्तरीय गोलार्ध। उत्तरी गोलार्ध में हम इसको देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में देखने के साथ हमने क्या देखा? ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु, कहां से कहां क्या होता है। इसके लिए हमने एक मैप तैयार किया दोनों के लिए। ये है ग्रीष्म ऋतु, ये है शीत ऋतु के लिए, ठीक। इस तापांतर को यहां लिख देते हैं, तापांतर, ठीक। ये विंटर्स के लिए है, वो समर्स के लिए है। विंटर्स यानी कि शीत ऋतु है, ठीक। शीत ऋतु ये है हमारा। तो चलिए आइए समाप्त करते हैं आज की क्लास को, और उम्मीद करते हैं आपने अच्छे से समझा होगा और इसको आप रिवाइज करेंगे। कल हम पढ़ेंगे टेम्परेचर इन्वर्जन यानी तापमान का व्युत्क्रम। तो अभी तक के लिए आप अपने मेंटोर गजराज को इजाजत दीजिए और चलते हैं और मिलते हैं आपके अगली क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।